नमस्कार दोस्तों, नव्या आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज 28 फरवरी 2026 के न्यूज़पेपर द हिंदू में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है हम उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है हमारे नए जीडीपी आंकड़े जो अभी सरकार ने बेस ईयर चेंज किया है ना 2011 से 2011-12 से 22-23 कर दिया है। उससे हमें अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का सही से पता चलेगा। फिस्कल ईयर 26 के विकास दर क्या है 2025-26 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान में विकास दर 7.6 बताई गई है, जो पहले के 7.4 अनुमान से थोड़ा अधिक है। पिछले वर्षों के आंकड़ों में संशोधन 2023-24 की वृद्धि 9.2% से घटकर 7.2% है और 2024-25 की वृद्धि 6.5% से बढ़कर 7.1% है। क्षेत्रवार वृद्धि देखेंगे हम। उद्योग जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें 9.5% की वृद्धि है। सेवा क्षेत्र जो हमारा टर्शरी सेक्टर है उसमें 8.9% की वृद्धि है। कृषि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें थोड़ी धीमी वृद्धि मतलब कमी ही देखी गई है 2.8% की। अर्थव्यवस्था के आकार में कमी आई है 2025-26 में अर्थव्यवस्था का आकार 345.47 लाख करोड़ अनुमानित है, जो पुराने आंकड़ों से 3.3% कम है। राजकोषीय संकेतकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? राजकोषीय घाटा अधिक नज़र आएगा और डेब्ट तो जो जीडीपी रेशियो है वो भी थोड़ा अधिक नज़र आएगा। अतः अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अब सरकार का राजकोषीय घाटा पहले से थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। कर्ज को कम करने का जो सरकार का लक्ष्य है वो थोड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा है और अर्थव्यवस्था का आकार थोड़ा छोटा, जिससे सरकार के वित्तीय आंकड़ों पर असर पड़ेगा। चलिए हम अपनी अगली न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो खुला युद्ध डिक्लेयर किया है अभी, उसके बारे में बात करते हैं। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर फिर से कब्जा कर लिया था और वहीं से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो संबंध है वो फिर से अस्थिर हो गए। इनका विवाद क्या है? पहला विवाद है इनका सीमा विवाद। दोनों देशों के बीच जो 2600 किलोमीटर की लंबी डूरंड लाइन है सीमा, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान शासन है वो उसे मानता ही नहीं है, उसे आधिकारिक सीमा नहीं मानता, इसलिए सीमा पर अक्सर जो गोलीबारी वो देखी जाती है। दूसरा विवाद है टीटीपी को लेकर। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान इसे अब पाकिस्तान विरोधी एक आतंकवादी संगठन मानता है, जो समय समय पर पाकिस्तान में हमले करवाता रहता है। तो पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि टीटीपी को अफ़गान से समर्थन मिल रहा है। हालांकि तालिबान जो है वो इससे इनकार करता है, लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि वो जो आतंकवादी संगठन है टीटीपी, उसकी जो भी ज़रूरतें हैं वो अफ़गानिस्तान के तालिबान पूरा कर रहा है। चौथा पॉइंट है ओपन वॉर। पाकिस्तान ने काबुल समेत कई शहरों पर हवाई बमबारी की है। अभी की बात है ये, अभी हवाई बमबारी करी है। बहुत सारे उसमें अफ़गान सैनिक मारे गए हैं, कुछ पाकिस्तान सैनिक भी मारे गए हैं। वैसे खुला युद्ध कहाँ कि अभी ओपन वॉर चालू हो गया है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। पहले भी ऐसा हो चुका है, तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का प्रयास किया गया था। कतर और तुर्की ने पहले भी युद्ध विराम में मध्यस्थता की थी। सऊदी अरब ने सैनिकों की रिहाई में अपनी भूमिका निभाई थी और चाइना और रेड क्रॉस समिति जो है इंटरनेशनल रेड क्रॉस समिति, उन्होंने भी शांति की अपील की है कि दोनों देश बातचीत से अपना समाधान निकालें और युद्ध को विराम दें। भारत के लिए रणनीतिक महत्व क्या है कि भारत की जो कनेक्टिविटी सेंट्रल है एशिया से, वो प्रभावित हो सकती है। चाबहार पोर्ट के तहत भारत सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होता है, तो ये मध्य एशिया से जुड़ी कनेक्टिविटी योजनाओं पर असर पड़ेगा। दूसरा जो दक्षिण भारत में, दक्षिण एशिया में आतंकवाद का जो खतरा है वो भी
बढ़ रहा है, जिससे भारत की भी आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो रही है। मानवीय संकट ये कि नागरिकों में भय का माहौल है, विस्थापन और कैंपों में शरण ली जा रही है लोगों के द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट खबर डिस्कस करते हैं अपनी। INS अंजदीप। भारतीय नौसेना ने INS अंजदीप को चेन्नई पोर्ट पर कमीशन किया है, उसे तैनात किया है। अभी क्या है INS अंजदीप। नौसेना के जो प्रमुख है दिनेश के त्रिपाठी, वो भी इसमें शामिल थे। यह पनडुब्बी रोधी शैलो वाटर क्राफ्ट है। इस जहाज की लंबाई जो है 77 मीटर है लगभग। इसे तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया। क्या है इसका काम है कि दुश्मन की जो पनडुब्बियाँ होगी उनका पता कर लगाएगा, उन्हें नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है। इसका नाम करवार तट के पास स्थित ऐतिहासिक अंजदीप द्वीप के नाम पर रखा गया है। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कट्टुपल्ली शिपयार्ड में बनाया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कट्टुपल्ली शिपयार्ड में इसको बनाया है। इसमें आधुनिक सोनार, हल्के टॉर्पीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेट लगे। क्या क्या लगे हैं इसमें? आधुनिक सोनार, हल्के टॉर्पीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेट लगे हैं। यह जहाज तटीय निगरानी और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों में भी उपयोगी हैं। यह भारत की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता को मजबूत करता है। चलिए हम अपनी अगली खबर डिस्कस करते हैं। इसका थोड़ा हेडलाइन जो है वो कट गया है, लेकिन इस खबर में यही है कि जो अभी दिल्ली में एक विशेष अदालत ने आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल और जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं मनीष सिसोदिया समेत 21 अन्य लोगों को जो शराब नीति केस में दोष मुक्त कर दिया है। इन लोगों को अदालत का ये कहना था कि इनके जो खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा लग रहा है कि यह सुनाई बातों जैसा है कि ये जो मामला है पूरा पहले तय किया गया, एक योजना बनाई गई, उसके बाद उसका पालन किया गया, कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है इसके। जांच में भी बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। उल्टा कोर्ट ने जो जांच अधिकारी थे उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए। पूरे 558 पन्नों में आदेश दिया है कोर्ट ने। अरविंद केजरीवाल जो है वो 5 महीने से जेल में हैं, 5 महीने जेल में रहे, और जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी वो 17 महीने जेल में रहे। दोनों को सितंबर 2024 में कोर्ट ने जमानत दी थी। अभी जो पार्टीज का है वो एक दूसरे पर आरोप विरोध वो सब वो चल ही रहा है। मामला क्या था कि ये मामला 2020 की नई आबकारी शराब नीति से जुड़ा था। आरोप क्या लगा था इनके ऊपर कि इन्होंने नीति बनाते समय गड़बड़ी की, कुछ लाइसेंस धारकों को फ़ायदा पहुंचाया, लाइसेंस की फ़ीस कम या माफ़ कर दी, बिना मंजूरी के भी लाइसेंस बढ़ाए, और कथित तौर पर एक तरीके की अवैध कमाई थी इनकी, उसको छुपाने के लिए फर्जी एंट्री भी करी इन्होंने। ये सब आरोप इनके ऊपर लगाए थे। दिल्ली के जो उपराज्यपाल थे VK सक्सेना, उनके द्वारा लगाए गए। उसके बाद CBI कमेटी बिठाई गई जांच के लिए इनके लिए। CBI ने केस दर्ज किया था, और अभी जो ये सब फैसला आया है उसके बाद CBI ने डिसाइड किया कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ। चलिए हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये जो गैस है, ये जो न्यूज़ है वो बायोगैस से रिलेटेड है कि कोच्चि शहर के बाहरी इलाके ब्रह्मपुरम में 2 मार्च 2023 को कचरे के एक ढेर में बहुत भीषण आग लगी थी, और यह आग लगभग 2 हफ्तों तक जलती रही। ऐसा लग रहा था कि पूरा जो शहर था वो धुआं हो गया। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंचे। 110 एकड़ में फैला यह जो कचरा स्थल था वो युद्ध भूमि जैसा नजर आने लगा था। अब उसके नेक्स्ट
2026 की बात हो रही, लगभग 3 साल हो गए उस बात को, और उसी जगह पर सबसे मतलब बहुत बड़ा एक बदलाव देखने को मिला कि उसी 10 एकड़ ज़मीन पर केरल का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट शुरू हो गया। इस प्लांट को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी ने वित्तीय सहायता से इसे बनाया गया। ये प्लांट काम कैसे करता है कि शहर के 177 केंद्रों से इकट्ठा किया गया गीला कचरा लिया जाता है। उस गीले कचरे का सबसे पहले तो वज़न करेंगे, फिर मशीनों की मदद से प्लास्टिक और जो गैर बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं उन्हें अलग करेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ गीला कचरा रहेगा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीसकर पतला घोल बना देंगे। इस घोल में पानी मिलाया जाता है और उसे खास टैंकों में डाल दिया जाता है जहाँ बिना ऑक्सीजन के सड़ाकर गैस बनाई जाती है। और प्लांट में 2 बड़े डाइजेस्टर लगे होते हैं। हर दिन ये मिलकर लगभग 5.6 टन बायोगैस बनाते हैं। अब गैस को शुद्ध भी करना पड़ेगा, तो शुरुआत में बनी गैस में सिर्फ 40 से 50% ही मीथेन होती है, बाकी में कार्बन डाइऑक्साइड और हानिकारक गैसें होती हैं। पानी से साफ़ करने की प्रक्रिया से इसे शुद्ध किया जाता है और शुद्ध होने के बाद इसमें 97% तक मीथेन हो जाती है। यह प्लांट कोच्चि के कचरा संकट का बड़ा समाधान माना जा रहा है, लेकिन आगे की चुनौती यह है कि कचरा सही तरीके से अलग करके भेजा जाए और जो बेकार बचा हुआ कचरा है उसका भी सही से निपटान हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।